नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कहानी सुनने के बाद आप हैरान, परेशान और विचलित भी हो सकते हैं। कृपया समझदारी से काम लें। 2022 में एक श्रद्धा नाम की लड़की को पूरे 35 टुकड़ों में काट दिया गया था। इसके बारे में हम सबको पता है क्योंकि ये केस उस समय का बहुत ही ज़्यादा फेमस केस था। हर सोशल मीडिया पर, हर न्यूज़ पर इसको टेलीकास्ट किया गया था। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ केस। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ अनुपमा गुलाटी मर्डर केस के बारे में। अनुपमा एक ऐसी बदकिस्मत औरत जिसके पूरे 72 टुकड़े कर दिए गए थे। टाइम था 2010 का। अनुपमा की हत्या होती है, फिर उसकी बॉडी को पीसेस में कर डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है। इस वीडियो के एंड में हम दोनों केसेस के सिमिलरिटीज को जानेंगे। उन्हें जानने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं। तो आओ फिर मिलकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। इससे पहले मैं हूँ सुजाता और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सुजाता पर। ऐसे ही क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो पर मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। सन 1999 दिल्ली की रहने वाली अनुपमा की शादी देहरादून के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी से हुई है। ये एक लव मैरिज थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पुराने टाइम से जानते थे। इन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा कर रहे थे। दोनों ने साथ में ही एमसीए करी थी। पहले तो ये कॉलेज में इनकी मुलाकात होती है, दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार शादी में बदल जाती है। दोनों परिवार की मर्जी से ये शादी हुई थी। शादी के बाद लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। साथ में ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए यूएसए चलते हैं। यूएसए जाने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजेश यूएसए में जॉब करने लग जाता है और अनुपमा घर को संभालती है। नया टाइम, नया शहर, नई शादी, सब कुछ नया नया और सारी चीज़ें वो लोग एंजॉय कर रहे थे। इनके बीच में किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, राजेश अपनी जॉब ज्वाइन करता है तो एक रूटीन में आ जाता है। सुबह जल्दी ऑफिस जाना, शाम को लेट घर आना। और जैसे जैसे समय बीत रहा था इनके बीच में तनाव बढ़ने लगा था। एक बार अनुपमा राजेश के पास जाकर उसे पूछती है कि मुझे नौकरी करनी है क्योंकि जब आप नौकरी पर चले जाते हो, इधर घर में मैं अकेली हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, मेरे पास कुछ भी करने को नहीं रहता। लेकिन इस बात पर राजेश बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, मैं कर ही रहा हूँ ना। और वो साफ मना कर देता है इस बात को। अनुपमा इस बात को मान जाती है और शांत रहती है, कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन थोड़ा टाइम बाद, जब बीत जाने के बाद, अनुपमा फिर से इस प्रपोजल को राजेश के पास रखती है। राजेश फिर से वही बात कहता है कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, तुम्हें जॉब नहीं करनी, और साफ इनकार कर देता है। इन्हीं सब बातों को लेकर अब दोनों के बीच में काफी ज्यादा तनाव बढ़ने लगा था और ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनके रिश्ते में अब खटास आ गई थी। लेकिन दोनों समझदार थे। दोनों ने मिलकर फिर से फैसला किया कि हमारे बीच में जो भी कड़वाहट है उसे खत्म कर देते हैं और परिवार पे ध्यान देते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। ठीक 1 साल बाद उनके घर में 2 बच्चों का स्वागत किया जाता है, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा जाता है सिद्धार्थ और बेटी का नाम रखा जाता है सोनाक्षी। फिर टाइम आता है 2008 का और ये टाइम था रिसेशन का टाइम, जो हम सब जानते हैं। राजेश की जॉब में दिक्कतें आने लगी थी और उसकी जॉब चली जाती है। अब वो दोनों यही सोचते हैं कि अब जॉब तो रही नहीं तो हम वापस इंडिया चलते हैं। 2008 में वो लोग भारत वापस आ जाते हैं। भारत लौटने के बाद अनुपमा बच्चों के साथ अपनी मायके चली जाती है, अपने माता पिता के साथ उनका पालन पोषण करने के लिए, और राजेश नौकरी की तलाश में निकल जाता है। जॉब की तलाश खत्म होती है कोलकाता जाकर। राजेश की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जो कोलकाता बेस्ड थी वहाँ पे जॉब लग जाती है और राजेश वहीं पे जाके शिफ्ट हो जाता है और इधर अनुपमा अपने माता पिता के साथ बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। फिलहाल दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों की बातें कॉल पर होती थी, दोनों हालचाल ले लिया करते थे। लेकिन फिर से इनकी लाइफ में एक नया मोड़ आ जाता है। अब राजेश को कोलकाता में रहते हुए थोड़ा टाइम हो गया था और उसकी मुलाकात होती है उसकी एक पड़ोसन से। जो पड़ोसन होती है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महिला होती है। राजेश जब देखता है तो पहली बार में ही उसको प्यार हो जाता है।
उनके बीच में बातचीत बढ़ने लगती है, मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। उस खूबसूरत महिला से राजेश बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था। उसे प्यार हो गया था, उसे दूसरी बार प्यार हो गया था, क्योंकि पहला प्यार तो अनुपमा थी। अब इस प्यार की भनक लग जाती है सीधे अनुपमा को। अनुपमा को इस बात की भनक जैसे ही लगती है वो आग बबूला होती है और सीधा पहुंच जाती है कोलकाता। कोलकाता में जाकर अपने पति के साथ हंगामा खड़ा कर देती है। हंगामा कुछ इस कदर होता है कि मामला सीधे पहुंच जाता है थाने तक। मुकदमा दर्ज किया जाता है, दोनों का मामला कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद जज आदेश देते हैं कि तुम अपनी पत्नी को ना तो अब परेशान करोगे, बल्कि हर महीने 20,000 रुपये बच्चों के खर्चे के लिए भी दोगे। अब टाइम आता है साल 2010 का। ये महीना ऐसा था कि अनुपमा को पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। वो हर किसी से बात करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से भी बिल्कुल भी बात नहीं करती, और बात भी करती है तो सिर्फ मैसेज से या मेल के थ्रू। उसने बहुत टाइम से कॉल भी नहीं किया था। और इसी बीच राजेश भी देहरादून में पहुंच गया था अपने घर पर। अनुपमा ने पिछले 1.5 महीने के दौरान ना तो अपने माता पिता से बात की, ना ही कभी उनको कॉल किया। अब तीनों लोग, माता पिता और भाई, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। कभी बात भी होती थी तो मेल के थ्रू बात होती थी, वो भी महीने में 1-2 बार, ना के बराबर। इधर दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। बार बार अपने पिता से पूछते थे कि हमें मम्मी कहाँ है, हमें मम्मी चाहिए। तो वो उनसे यही बोलता था कि मम्मी मामा के घर गई हैं, कुछ दिन में आ जाएंगी। अब बच्चे छोटे थे, उन्हें समझाने से वो समझ जाते थे। जब अनुपमा के घर वाले राजेश से पूछते हैं कि अनुपमा कहाँ है, आजकल अनुपमा कॉल क्यों नहीं करती है, बातें क्यों नहीं करती है, कहाँ है वो, तो राजेश यही जवाब देता कि वो कहीं बाहर गई हुई है, बताकर नहीं गई है लोकेशन, और जल्दी ही आ जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। और कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से अनुपमा के भाई सुजान को एक मेल रिसीव होता है। उस मेल में लिखा हुआ था कि भैया आप मुझसे अब कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, मैं अब कभी भी घर वापस लौटकर नहीं आऊंगी। यह मेल पढ़ने के बाद उनके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 महीने से गायब थी और अचानक ऐसा मेल रिसीव होना कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी। इसलिए उसका भाई पुलिस वालों की मदद लेता है और पुलिस वालों के पास जाने से पहले वो अनुपमा के पति राजेश गुलाटी के घर जाता है अनुपमा के बारे में जानने के लिए। वो ये सोचकर आया था कि इस मेल को राजेश को दिखाएगा और दोनों मिलकर अनुपमा को ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। राजेश गुलाटी तो सुजान को अपने घर के अंदर घुसने भी नहीं देता, वो इधर उधर की बातों में घुमाने लगता है और इन्हीं वजहों के कारण सुजान को राजेश पर शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सोचने लगता है कहीं इसके पीछे राजेश का तो हाथ नहीं है। फिलहाल तो वो घर से चुपचाप चला जाता है और सीधा पहुंचता है थाने में, और थाने में जाकर वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी बात बता देता है कि कैसे उसकी बहन अचानक से गायब हो गई, अचानक से संपर्क करना टूट गया, ना ही कभी कॉल करती है ना ही कभी मैसेज, और उसको कॉल करो तो उसका नंबर हमेशा स्विच ऑफ रहता है। इस बात को सुनकर अब पुलिस वाले भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और अब दिन आता है 12 दिसंबर को। अनुपमा का भाई और पुलिस वाले राजेश के घर पे विजिट करते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले राजेश से कुछ पूछताछ करना शुरू करते हैं। राजेश तब भी इधर उधर की बातों में पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन उसकी बातों से बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी फील हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है, वो नॉर्मल बात नहीं कर पा रहा था। और पुलिस वाले ये सारी चीजें भाप रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसमें राजेश का हाथ जरूर है। उनके घर की तलाशी ली जाती है और तलाशी के दौरान उनके घर पे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है, जिसको खोलने के बाद उसमें मिलता है एक डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में लगा हुआ था लॉक। जब राजेश से लॉक के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि ये लॉक अनुपमा ने लगाया था और जब से अनुपमा गई है तब से मैंने इस लॉक को नहीं खोला। अब पुलिस वाले ध्यान देते हैं कि अनुपमा को गायब हुए 2 महीने हो गए हैं, तो क्या इसने इस डीप फ्रीजर को 2 महीने से नहीं खोला। पुलिस वाले थोड़ा डांटते हैं, डपटते हैं, तो वो चाबी लाकर पुलिस वालों के हाथ में दे देता है। जब पुलिस वाले उस डीप फ्रीजर को खोलते हैं तो उसमें काले पॉलीथिन में बहुत सारे पीसेस थे, कुछ 1.5 kg 2 kg के अराउंड में।
जब उन पैकेट को निकाल के देखा जाता है तो उसमें मिलता है पैक्ड मीट। उसमें लगभग 35 काले रंग की पॉलिथीन में कुछ ना कुछ भरा हुआ था। वहीं पर मौजूद था सुजान, अनुपमा का भाई। जब वो डीप फ्रीजर में से एक पन्नी को उठाता है और उसे खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने देखा कि उस पॉलिथीन में एक सर है जो कि किसी और का नहीं, उसकी बहन अनुपमा का है। हाँ जी, उसके अंदर अनुपमा का सर था और वो सर देखने के बाद तुरंत पहचान जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये मेरी बहन है, मेरी बहन को क्या हो गया। अब सच्चाई तो बाहर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उनका जवाब भी बहुत ज़रूरी था। और उन्हीं सवाल में एक अहम सवाल ये भी था कि जब उसकी जांच करी गई, उन पॉलिथीन को खोलकर देखा गया तो पता चला कि उस बॉडी के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो मिसिंग हैं। अब वो बॉडी पार्ट्स गए तो गए कहाँ। खैर फिलहाल राजेश पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई। इसके बाद उस पर मुकदमा चलता है और दूसरी ओर उसकी पूछताछ भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार उसने इस घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया। जिसके बाद राजेश गुलाटी जो सच्चाई बयान करता है वो सच में काफी हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल उसने बताया कि उन दोनों की शादी हुई थी 1999 में। कुछ समय बाद ही इसकी जॉब यूएसए में लग चुकी थी, अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। जिसके बाद दोनों अमेरिका चले गए। अमेरिका में ये लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद अनुपमा वहाँ पर बोर होने लगी थी, उसे कुछ काम करना था। लेकिन इसी बीच मेरी जॉब चली जाती है, मैं वापस अनुपमा को लेकर, अपने परिवार को लेकर इंडिया आ जाता हूँ। फिर जब वो देहरादून में थे तो कोर्ट केस के बाद वो दोनों साथ में रहने लगे थे। उसकी खुशी, अपने आने वाली जिंदगी के लिए सपने देखने लगे थे कि जो भी इतिहास में पुराना हुआ उसको हम ढक देते हैं, हम नया फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन उनके बीच में फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। अब जब भी लड़ाई होती, अनुपमा राजेश के उस अफेयर की बात बीच में ले आती थी और वो आए दिन अपने पति से किसी न किसी बात पर झगड़ा करती थी। झगड़ा करते करते हालात इस स्तर पर पहुंच जाते थे कि दोनों बीच बीच में हाथोपाई की नौबत भी आ जाती थी। अब टाइम आता है 17 अक्टूबर 2010 का। इस समय के अंतराल राजेश देहरादून के उसी फ्लैट पर मौजूद होता है जहां पर उसकी बीवी अनुपमा और उसके दोनों बच्चे थे। उन दोनों में काफी नोकझोंक हो रहा था। उस दिन झगड़े हो रहे थे और उसी झगड़े के दौरान राजेश बहुत ही गुस्से में आकर अपने पत्नी अनुपमा पे बहुत तेज से थप्पड़ मारता है और उसी थप्पड़ के चलते अनुपमा बेड के कोने से जा टकराती है और उसके माथे पर गंभीर चोट लग जाती है। और अभी तक राजेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए बेड पर पड़े तकिए को उठाता है और उसका मुंह दबा देता है और उसी के चलते अनुपमा का दम घुटता है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और ये सब करने के बाद राजेश फिलहाल ये सोच रहा था कि अगर उसके बच्चे घर पे आएंगे और अपनी माँ के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि उसकी माँ कहाँ गई। तो अभी वो ये प्लान करता है, वो बॉडी को घसीटकर अंदर वाले कमरे के बाथरूम में रख देता है और बाथरूम को लॉक कर देता है। और जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं और पूछते हैं अपनी माँ के बारे में तो वो सिंपली बोल देता है कि माँ अपने मामा के घर पे गई है, मतलब नानी के यहाँ गई हुई है, उनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था, वो जल्दी ही आ जाएंगे, तुम लोग परेशान मत हो, मैं तो हूँ ना तुम लोगों के साथ। ये सुनकर बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब इधर उसी दिन राजेश मार्केट जाता है। मार्केट में जाकर एक बड़ा सा डीप फ्रीजर परचेज करता है, साथ में ही एक इलेक्ट्रॉनिक वुड कटर खरीदता है, एक आरी खरीदता है और बहुत सारे ब्लैक पॉलिथीन खरीद के लेके आता है। और उसने ये चालाकी दिखाई कि वो हर चीज को लेने के लिए मार्केट एक एक करके गया और हर दुकान पे जाकर, हर अलग अलग दुकान पे जाकर उसने एक एक चीज को ली ताकि कोई उस पर शक ही ना कर पाए। फिर अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बॉडी को डिस्पोज करने में लग जाता है। अपनी ही बेबी को वो इलेक्ट्रॉनिक वुड कटर से 72 टुकड़ों में काट देता है और उन्हीं 72 टुकड़ों को काली पन्नी में बांधकर डीप फ्रीजर में रख देता है। फ्रीजर में रखने के कारण उसमें से ना ही तो ब्लड आ रहा था, ना ही कोई गंध आ रहे थे। घर में जो बच्चे रहते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि अंदर कोई बॉडी रखी हुई है। जैसे ही उसको मौका मिलता वो एक दो पन्नी को उठाकर गाड़ी में रख लेता और जंगलों की पहाड़ियों में, नालों में बहा देता और अश्योर करता कि वहाँ पे आसपास कोई जंगली जानवर हो जो उसको खा ले। ऐसा करते करते उसने काफी सारे बॉडी पार्ट्स को बाहर फेंक दिए थे। और इसी के साथ राजेश ने यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा किया पुलिस वालों के सामने। उसने बताया कि अनुपमा तो
17 अक्टूबर को ही मर चुकी थी। इसके बाद उसने खुद से ही मेल और मैसेज के थ्रू सभी रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जानकार को वो अनुपमा बनकर उनसे बात किया करता था, ताकि वो ये समझे कि अनुपमा बिल्कुल ठीक है, सलामत है, चिंता करने वाली बात नहीं है। वो ये सब गुमराह करने के लिए कर रहा था, और इधर वो तब तक गुमराह करने का प्लान था जब तक सारी बॉडी डिस्पोज हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अंत में जाकर वो पकड़ा ही गया। इसके बाद पुलिस वालों को राजेश उन जगहों पर भी ले गया जहाँ जहाँ पर उसने बॉडी पार्ट्स फेंके थे। पुलिस वाले अपनी काफ़ी मेहनत करते हैं और उन बॉडी पार्ट्स को रेस्क्यू किया जाता है, वो भी बहुत सड़ी गली हालत में। अब उसने जो गुनाह किया था, इतना भयंकर गुनाह, उसे जेल तो जाना ही था। फिलहाल तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन सवाल उठता है उन बच्चों का, उन बच्चों की क्या गलती थी कि इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया था। इसलिए कोर्ट इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उन बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को सौंप दी जाती है। 2017 में जाकर राजेश के द्वारा किए गए गुनाहों की सजा मिलती है। उसे आजीवन कारावास में डाल दिया जाता है और साथ में ही 15 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया था और साथ में ही 70,000 रुपए राज के कोष में जमा करने की बात कही गई थी। राजेश ने ये सारी भरपाई कर दी थी। श्रद्धा आफ्ताब केस की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो आफ्ताब अपने इन्वेस्टिगेशन में ये बताता है कि उसने अनुपमा गुलाटी मर्डर केस से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। एज उन दोनों को डिस्पोज करने को, बॉडी को संभाल कर रखने का कुछ तरीका एकदम सेम ही होता है। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दिखाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने का है। और पिछले वीडियो का शाउट आउट जाता है प्रियंका कुमारी को, जिन्होंने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है। थैंक यू प्रियंका कुमारी, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। एंड में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।